बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, ये मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था होती है आपका शैशव अवस्था, जो बच्चा 6 साल तक का जो बच्चा होता है ना, मतलब 1 से लेकर 6 तक वो शैशव अवस्था के अंदर होता है, और फिर 6 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? भाई शैशव अवस्था बोल दिया सर आपने तो बस खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी शुरू हुआ है चैप्टर। बाल्यावस्था संस्कृत से आया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस एक, बाल प्लस ये अवस्था। बाल का मतलब होता है बच्चा या बचपन या चाइल्ड, ठीक है, और ये अवस्था यानी होता है अवस्था या स्थिति, मतलब उसकी कंडीशन क्या होती है वो चीज़। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बचपन की अवस्था या बचपन का टाइम पीरियड, या आप इंग्लिश के अंदर बोलोगे टाइम पीरियड ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे की जो अवस्था होती है, शुरुआत में जो शुरुआती बच्चा होता है 6 साल से लेकर 12 साल तक का, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारी चीज़ें आपके बाल्यावस्था में देखने को मिलेगी। चलो बढ़ते हैं और आगे। अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है वो देखते हैं। तो देखो, इसकी अवधारणा या कंसेप्ट आपका शुरू होता है यहाँ से। शैशव अवस्था के बाद की अवस्था है। किसकी अवस्था के बाद की? शैशव अवस्था के जो जस्ट बाद में जो अवस्था होती है ना, वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है, यह 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। मतलब 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा है ना, वो बाल्यावस्था के अंदर है, यानी कि वो आपके बाल्यावस्था के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, यह जीवन का प्रारंभिक काल होता है, जिसमें बालक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी तत्वों से अवगत होता है। मतलब कि ये जो बाल्यावस्था है इस या चाइल्डहुड है, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का शुरुआती टाइम होता है, शुरुआती टाइम पीरियड होता है, जब उसे सामाजिक चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे समाज के अंदर क्या चल रहा है, हम कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, धार्मिक, हम कौन से धर्म से हैं, वो चीज़ें भी इसी टाइम पर पता चलता है। सांस्कृतिक यानी हमारी संस्कृति क्या है, हम जो जो त्यौहार मनाते हैं वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उन सब की जानकारी इसी टाइम में मिलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अवगत होता है, यानी कि जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है, और अपने जीवन निर्माण के कार्य में लग जाता है। जीवन निर्माण यानी कि उसका आगे वाली ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजारे, कैसे नहीं करे, उन सभी चीज़ों में लग जाता है। जैसे अभी ये शुरुआती टाइम है, इसके अंदर स्कूल जाएगा बच्चा, तो अब स्कूल जाएगा तो अच्छी चीज़ें अडोप्ट करेगा और अच्छा नागरिक बनेगा। या इसी टाइम में अगर मतलब 6-7 साल का बच्चा है, वो अगर कोई गंदी जगहों पर जाने लग गया या गलत जगहों पर जाने लग गया, तो वो गंदा बनेगा। इसलिए इसे बोला है ये जीवन निर्माण के कार्य में लग जाता है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब अन्य नाम, अदर नेम्स, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, मतलब कि अब तो वैसे खैर 3-4 साल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं प्राइमरी वगैरह में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो बाल्यावस्था होती है ना, ये बच्चे का स्कूल जाने की, प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है 6 साल का बच्चा स्कूल जाता है, पहले का है। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। फिर सेकंड बोला इसको जीवन का अनोखा काल। अरे यार, जीवन का अनोखा काल कैसे? क्योंकि इसी टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखता है और लोगों के साथ घुलता मिलता है। ये पूरे का पूरा ज़िंदगी के अंदर ये टाइम कभी भी नहीं आता है, बचपन, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल बोला हुआ है। और समूह की आयु, ये भी इसका एक नाम है। समूह की आयु कैसे है, ये गेन गेज कैसे? अरे यही वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा अकेला अपने खिलौनों से नहीं खेलता है। अब बच्चा मैदान में जाएगा और मैदान के अंदर खेलेगा, अलग अलग क्रीड़ाएं करेगा, अलग अलग खेल खेलेगा और घूमने जाएगा। और चुस्ती की आयु यानी कि स्मार्ट एज, अब इस टाइम पे बच्चे को थकान नहीं होती है। सही है ना? ये एक तरह से विशेषता भी है और अन्य नाम भी है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना, तो कोई नहीं है जो आपको 14 में से 14 नंबर नहीं देगा, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये स्मार्ट एज भी है।
फिर इसको एक और बोला गंदी आयु या डर्टी एज। अब गंदी आयु या डर्टी एज क्यों बोला? अरे बच्चा इस टाइम पे क्या है कि अलग अलग जगह पे जाता है और अलग अलग खेल खेलता है। जैसे मान लो उसे कोई कीचड़ दिख गया और चार बच्चे साथ में हो गए, तो वो कीचड़ के अंदर से इधर कोई इस पे कीचड़ मार रहा है, कोई इस पे कीचड़ मारता है, वो खेलने लग जाता है। ये धूल मिट्टी के अंदर ज़्यादा खेलता है, इसलिए इसे हम गंदी आयु या डर्टी एज भी बोलते हैं। हाँ, शारीरिक सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। अब बच्चे का वो टाइम पीरियड आ चुका है जब बच्चा का जो हाई ग्रोथ होनी है वो उसमें थोड़ी कम होने लग जाती है, रुकावट नहीं होती, मतलब कि कम होने लग जाती है। और जो मेंटल डेवलपमेंट होता है ना वो कम होने लग जाता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि 6 साल तक के बच्चे का मस्तिष्क का काफ़ी विकास हो जाता है। ठीक है, इस काल में बालक में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। मतलब कि आनी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, स्थिरता नहीं आई है, सब शुरू हो जाती है। उसकी चंचलता अब शैशव अवस्था की तुलना में कम हो जाती है। मतलब जब बच्चा बचपन में था उस टाइम पे ज़्यादा चंचलता, अब थोड़ा चंचलता कम हो जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता, इंटेंसिटी इन क्यूरियोसिटी। अब बच्चे के अंदर जिज्ञासा आनी शुरू हो जाती है, क्यूरियोसिटी आनी शुरू हो जाती है। अब वो हर चीज़ को जानना चाहता है, वो हर चीज़ को चाहता है कि मुझे सब कुछ पता हो। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सब के विषय में जानना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। ये चीज़ ऐसी क्यों है, क्यों नहीं है। इस समय यह नहीं पूछता कि ये क्या है, बल्कि यह पूछता है कि ऐसा क्यों है। बालक प्रत्येक वस्तु में कारण जानने का प्रयास करता है। अब जो बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है ना, वो बस ये नहीं पूछता है कि ये तारे हैं, अरे तारे ठीक है, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है ये तारे क्यों हैं, ये तारे किस कारण हैं, तारे क्या काम करते हैं। वो हर चीज़ को जानने की कोशिश है करता रहता है। ये एक क्या है इसकी मतलब विशेषता है बाल्यावस्था की। उसके बाद में आत्मनिर्भरता की भावना। अब बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है, उसको फीलिंग आ जाती है कि नहीं अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस समय शैशव अवस्था की भांति बालक शारीरिक और दैनिक कार्यों के लिए पराश्रित नहीं रहता है। मतलब कि अब जो जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है 1 से लेकर 5-6 साल का बच्चा, उसको हर चीज़ के लिए मम्मी पे डिपेंडेंट रहता है। लेकिन अब वो खुद खुद का काम खुद करने लग जाता है। उसको अंदर से फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार खुद का काम खुद को कर लेना चाहिए। वह अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी आदि स्वयं कर लेता है। यानी कि छोटे छोटे जितने भी काम है ना वो खुद करने लग जाता है। ये भी एक क्या है विशेषता है बाल्यावस्था की। फिर देखो रचनात्मक कार्य में रुचि। ये तो हम सबका फेवरेट है, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब क्या है, बच्चों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है। जैसे बगीचे में कार्य करना, ये देखो ये बच्चे बगीचे में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लकड़ी कागज़ और अन्य वस्तु से कुछ बनाना, लकड़ियों से कागज़ बनाना, ये जैसे लकड़ियों का घर बना दिया, या मिट्टी के मकान बना दिए। मिट्टी के आपने भी टीले बनाए होंगे, मेरे को पता है सब बनाए आपने। बाली जैसे ये भाई अलग ही ये एयरक्राफ्ट वगैरह बना रहा है। जैसे हम आपको याद होगा हम पानी में जहाज बनाया करते थे, जब जब बारिश आती थी हम जहाज को तैराया करते थे। वो सारी चीज़ें इसी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। और उसके बाद में एक और चीज़ आपको याद होगी, अपना नाव बहुत उड़ाई है, नाव नहीं एरोप्लेन हवा में उड़ा, एरोप्लेन बहुत उड़ाया है, वो भी क्या है बाल्यावस्था की विशेषता है। और रचनात्मक कार्य है हमारा, हम भी तो क्रिएटिव इंसान है पहले से ही। बालिका भी घर में कोई ना कोई कार्य करना चाहती, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि। अब लड़कियां भी कुछ ना कुछ कर लेती है, जैसे वो आपको पता होगा जैसे डॉल्स होती है। हम लड़कियां क्या करती है, अपनी डॉल लेके आ जाती है, उस डॉल को अलग अलग कपड़े पहनाती है, उसके ऊपर माथे में बिंदी लगाती है, कभी साड़ी पहनाती है, कभी सलवार सूट पहनाती है। वो भी क्या है एक
रचनात्मकता ही तो है। ठीक है, वो छोटे छोटे कपड़े सिलती है, बुनाई करती है। जैसे सर्दी आती है तो अरे यार मेरे गुड्डे को कहीं सर्दी लग जाएगी, उसके लिए कुछ कुछ बना लिया जाता है, स्वेटर बना लिया जाता है, कड़े आदि कार्यों में लग जाती है। ये भी क्या है, बाल्यावस्था की एक विशेषता है। अब देखो, संग्रहण प्रवृत्ति, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जैसे रचनात्मक प्रकृति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। मतलब कि चीज़ों को हमें इकट्ठा करना पसंद होता है, हमें चीज़ों को स्टोर करना अच्छा लगता है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, गोलियाँ, खिलौने, मशीन के पुर्जे, जैसे ये गोलियाँ इकट्ठा कर रहा है, ये पत्थर इकट्ठा कर रहा है, ये इसने डोल का कलेक्शन बना लिया, इसने खिलौनों का कलेक्शन बना लिया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन बनाते रहते हैं। आपने किस किस चीज़ का कलेक्शन बनाया मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। और बालिकाएं विशेष रूप से खिलौने, गुड़ियाएं, कपड़े आदि संग्रह करती देखी जाती है, और लड़कियां ये चीज़ें इकट्ठा करती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई वाटर बॉटल्स के ढक्कन इकट्ठा करता है, कोई बॉटल्स इकट्ठा करता है, कोई कोई जूते इकट्ठा करता है। मेरा एक फ्रेंड था, वो जूतों की लेस इकट्ठा किया करता था। आपने भी कभी किए है क्या, कमेंट के अंदर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अरे बच्चा भाषा इसी टाइम पे तो सीखता है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चा समूह में रहता है, लोगों के बीच जाता है, तब उसे सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये शब्द क्या है, ये वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या होता है, हर चीज़ें सीखता है। क्योंकि घर में तो सिर्फ मम्मी और बेटा एक दो ही जने होते हैं, लेकिन बाहर जब जाएगा तो बहुत सारे लोगों से मिलेगा। इस काल में बच्चा समूह में रहना शुरू कर देता है, उसका भाषागत विकास अधिक तीव्र गति से होता है। मतलब कि अब उसे नई नई लैंग्वेज के नए नए शब्द आने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों के बीच रहता है, वो नई नई शब्द सीखता है। शैक्षिक विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट। इस एज में बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। अब स्कूल जाएगा तो वो मैम से मिलेगा, सर से मिलेगा, वो अलग अलग सब्जेक्ट सीखेगा, इंग्लिश भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा, मैथमेटिक्स भी सीखेगा, पर्यावरण भी सीखेगा, और मॉरल वैल्यूज भी तो सीखता है इसी टाइम। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा बढ़ते हैं और आगे। मुझे पता है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस चैप्टर में, आगे क्या क्या होने वाला है। रुको रुको, सब्र करो, इंटरेस्ट आता रहेगा। हाँ, अब अब हमारा ये है सामूहिक खेलों में रुचि। अब बच्चा बदल चुका है, अब वो घर में खेलने वाला नहीं रहा। अब उसे समूह में खेलना अच्छा लगता है, ग्रुप में खेलना अच्छा लगता है, इसलिए वो बाहर चले जाता है दोस्तों के अंदर खेलने के लिए, दोस्तों के साथ खेलने के लिए। पार्क में मिलेंगे बच्चे, आप देख लेना जाके। निरुद्देशीय भ्रमण की प्रवृत्ति, अब वो बेवजह ही घूमने चले जाएगा कहीं पर भी, कोई अगर काम नहीं है, चलो यार चलते हैं। लिंग भेद न करना, अब इस टाइम का जो बच्चा होता है ना, लिंग भेद नहीं करता है, मतलब लड़का लड़के में डिफरेंस नहीं करता है। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, और आपने खुद ने भी, लड़का और लड़की साथ में खेलते हैं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। हो गया मास्टर। लिंग भेद न करना। फिर काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी कि उसको लड़का लड़के में इंटरेस्ट नहीं होता है, अगर लड़का है तो उसको लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो चीज़ें। व्यवहार में परिवर्तन, उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगता है। पहले तो वो घर में ही घर में रहता था, अब वो बाहर भी जाता है, दोस्तों के साथ भी रहता है, और कहीं पे घूमने का भी उसको मन होता है, स्कूल के अंदर भी जाता है, तो वो नई नई चीज़ें सीखता है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं। अब देखो, बालक का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का सामाजिक विकास उसके व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन के भविष्य में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे अगर बच्चे का सही तरीके से सामाजिक विकास नहीं हुआ, उसको सही चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं दिया गया है, तो वो हो सकता है वो कोई डाकू बन जाए, कोई लुटेरा बन जाए, या कोई चोर बन जाए। और अगर इसी टाइम पर बच्चे को अच्छे अच्छे गुण सिखाए गए, यानी कि 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे को अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यूज सिखाए जाए, अच्छे अच्छे गुण सिखाए जाए, तो वो हो सकता है कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई मेरी तरह टीचर भी बन सकता है। यदि बालक
अच्छे सामाजिक परिवेश में पलता है तो वह अच्छा नागरिक बनता है, और बुरे परिवेश में बनता है तो बुरा नागरिक बनता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब आपको और समझाता हूँ मैं। अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे खाना पीना मिलेगा, तो और अच्छा उसका घर परिवार होगा, तो बच्चा और ज़्यादा क्रिएटिव और अच्छा नागरिक बनेगा। और यही अगर बच्चा मान लो एक चोर के घर में रह रहा है, एक लुटेरे के घर में रह रहा है, या कोई ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर हर टाइम धूम्रपान मद्यपान यानी कि नशे चलते रहता है, तो आप गौर करना वो नशेड़ी जो बच्चा होता है ना, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो उसी टाइप होगा। आपने ध्यान दिया होगा जो नशे जो जिनके माँ बाप नशा करते हैं, तो ज़्यादातर होता है कि उनके बच्चे भी नशा करते हैं। ये इसी कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट लिए हैं सामाजिक विकास को और अच्छे से समझने के लिए। पारिवारिक स्थिति। अब देखो, बच्चे का जो मतलब सामाजिक विकास होता है ना, उसके अंदर पारिवारिक स्थिति सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है। कैसे? अगर मान लो किसी का परिवार अच्छा परिवार है, उसके घर में सिर्फ सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपने ध्यान दिया हो उसके वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है? जैसे मान लो किसी का परिवार बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, तो आपने ध्यान दिया होगा उसके जो बच्चे भी जो होते हैं ना धार्मिक होते हैं। या कोई कोई परिवार वाले अमीर है तो वो अमीर होते हैं। तो सभी चीज़ पर परिवार की स्थिति डिपेंड करती है। अगर किसी बच्चे का जो फैमिली है उनका उनका बाहरी बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बच्चे का भी अच्छा नहीं होता है। फिर आता है शिक्षा यानी कि पढ़ाई। शिक्षा कैसे काम करती? अरे शिक्षा ही तो होगी जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। समाज यानी जब जहाँ पर सारे लोग हैं, सारे लोगों का ग्रुप। अब समाज के अंदर अगर आपके अंदर शिक्षा होगी तो आपका सामाजिक विकास बढ़िया होगा। अगर आपको अच्छे बुरे की समझ होगी तो आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। तीसरा पॉइंट लिखा मैंने, सामाजिक संबंध। आप किन लोगों के साथ रहते हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो आप अच्छे नागरिक बनोगे, और अगर आप बुरे लोगों के साथ हो तो आपका जो सामाजिक विकास है वो भी अपेक्षाकृत कम होगा, या ना के बराबर हो। मतलब होगा विकास लेकिन गलत तरीके से। अगर आप बुरे लोगों की संगति में रह रहे हो तो वो बेकार होगा। तो आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, संगति। भाई आपकी संगति कैसी है, ये भी तो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती है। चलो दोस्तों, फिर देखते हैं हम आर्थिक विकास कैसे होता है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास समझ गया ना, मतलब पैसों से बालक का आर्थिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही आर्थिक विकास आगे चलकर उसके जीवन निर्माण में सहायक होता है। मान लो इस टाइम पर ये बच्चे ने अगर अच्छी तैयारियां नहीं की, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की, अच्छा नॉलेज नहीं लिया, तो आगे जब वो बड़ा होगा तो उसको कमाई के साधन कम मिलेंगे, और कमाई के साधन कम मिलेंगे तो उसका आर्थिक विकास रुक जाएगा। जैसे मान लो हमें कोई बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है और उसके साथ साथ उसको जनरल नॉलेज भी है, मतलब आसपास में क्या चल रहा है, अगर उन सब का ज्ञान होगा तो वो आगे चलकर अच्छा नागरिक बनता है, वो अच्छा धनवान आदमी बनता है। और अगर उसने इसी टाइम पीरियड में अगर बुरे नशे सीख लिए, गंदी आदतें सीख ली, तो उसका जो आर्थिक विकास होता है वो भी रुक जाता है। जैसे आर्थिक विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है वो चीज़ें देखते हैं। शिक्षा, मैंने कहा था ना, एजुकेशन। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाती है। ज़रूर नहीं है कि आप नौकरी करो या जॉब करो, ठीक है, कोई ज़रूर नहीं है आप जॉब भी करो, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, ठीक है, जॉब नहीं करनी, आपको बिजनेस भी करना है, तो आपको इतनी इतनी पढ़ाई तो आनी चाहिए ना कि आप अपना हिसाब तो कर लो। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, हिसाब तो कर लो, ठीक है। इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए ना आपको। आपको अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो आप कैसे कर पाओगे?
और जैसे मान लो आपने बोल दिया नहीं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लूँगा। अरे आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, लेकिन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मेंबर्स को लगाओगे, उन आदमियों को लगाओगे, तो उन आदमियों की आप गिनती करोगे कि एक को मैंने 100 दिए, दो को, एक को मैंने 1000 दिए, एक को 500 दिए। उन सब की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। लोग कितने घंटे काम किए, किसने क्या काम किया, किसने काम नहीं किया, उन सब की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आर्थिक विकास पर एक और चीज़ प्रभाव डालती है, वो होती है पारिवारिक सोच। आपके परिवार की सोच कैसी है? अगर मान लो आपका परिवार कह देता है कि नहीं यार क्या ज़्यादा पैसों में कुछ भी नहीं है, आना है जाना है, तो आपका आर्थिक विकास उसी तरीके से होगा। पारिवारिक सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका परिवार ज़्यादा इसमें इनकम के अंदर इंटरेस्ट लेता है, तो आपका भी जो आर्थिक विकास है वो ज़्यादा होगा। विपणन और व्यापार, मतलब आपको इसी टाइम पर व्यापार के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। क्या चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ खरीद, किस चीज़ में मुनाफा है, किस चीज़ में घाटा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। आपको इन सब की चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज होगा तभी तो आप आगे जाकर बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो या और अच्छे नागरिक बन सकते हो। मानसिक स्तर, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाता है आपके आर्थिक विकास पर। कैसे? कि अगर आपका दिमागी संतुलन, जो आपका दिमाग का जो स्तर है, अगर वो नीचा है तो आपका आर्थिक विकास कैसे होगा? अगर मान लो आपका मानसिक स्तर या मेरा मानसिक स्तर है बिल्कुल छोटा, बिल्कुल ही छोटे बच्चे जैसा, तो मैं कमाई कैसे करूँगा? तो जितना अधिक मानसिक स्तर होगा आपका, सोचने समझने की शक्ति होगी, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अब सांस्कृतिक विकास, ये देखो, बाल्यावस्था में बालक का बाल्यावस्था में बालक का सांस्कृतिक विकास उसके जीवन में उच्च रूप से महत्वपूर्ण। कैसे महत्वपूर्ण है? अरे अभी तो वो टाइम पीरियड है जब वो संस्कृति को जानेगा। अगर अभी उसने संस्कृति को नहीं जाना तो वो आगे चलकर क्या करेगा? अभी वो टाइम पीरियड है जब वो अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी लेगा। यह उसके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखो ये कैसे है कि अगर बच्चा खुद कोशिश करेगा कि मुझे यार संस्कृति के बारे में जानना है, तो ही वो जान पाएगा। और उसका जो सामाजिक, जो उसका जो समाज है, और अगर वो समाज उसको संस्कृति का ज्ञान देगा तो वो जान पाएगा। उसके सांस्कृतिक विकास को समझाने में मदद करता है। अब जैसे जो परिवार वाले हैं, हमारा जो समाज है, वो हमें संस्कृति के बारे में बताएगा, तभी तो हम उस चीज़ को ज़्यादा से अच्छे से समझ पाएंगे। निम्नलिखित तत्व बालक के सांस्कृतिक विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बालक के समझ सांस्कृतिक विकास को बढ़ाते हैं या सांस्कृतिक विकास करते हैं, वो देखते हैं। भाषा और सांस्कृतिक संपर्क। अरे यार सर, आपने लैंग्वेज, बार बार लैंग्वेज क्यों ला रहे हो? अरे आपको लैंग्वेज आएगी, आपको भाषा आएगी, तभी तो आप दूसरे की संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाओगे या अपनी संस्कृति को जान पाओगे। और सांस्कृतिक संपर्क, जैसे आप मान लो आप किसी भी रिलीजन से हो, अगर आप रिलीजियस लोगों से संपर्क करोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे कम्युनिकेशन करोगे, तभी तो आप उसको जान पाओगे। ये आप ये भी बोल सकते हो, एक पॉइंट ये भी लगा सकते हो, संचार या कम्युनिकेशन के धार्मिक चीज़ों पे हम जब चर्चा करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तभी तो हम उसको जान पाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, मतलब कि जैसे मकतबों में, मदरसों में शिक्षा दी जाती है ना, उस तरीके से अगर आपको भी शिक्षा दी जाएगी, धर्म के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, तभी तो आपका सांस्कृतिक विकास होगा। फिर है कला और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। आपके आसपास ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, या बच्चे के पास ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे कि उसे पता चलता रहे कि समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे सांस्कृतिक समग्र, मतलब कि
अपनी संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी उसे अडोप्ट करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। अब जैसे छोटा बच्चा है तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो सबसे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार वाले उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने के लिए बोले कि आप जाओ, अपनी संस्कृति को जानो, ताकि आपका सांस्कृतिक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो दोस्तों, इसी से आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। आपकी जो यूनिट है, यूनिट का हाफ पार्ट हो चुका है, हाफ पार्ट अब अगली यूनिट में होगा। क्या भाई जान?